हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरो गद्य खंड का चैप्टर 5 गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इसके पार्ट 1 में मैं कुछ भाग को पढ़ा दी हूँ, जो शेष भाग बचे हैं उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 2 में। ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, मैं यहाँ तक पढ़ा दी थी कि मोहन ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था, तब वे उसे फिर से बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोकी सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम पर प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो क्या था, ये लोहार था जो छोटी जाति का था, और मोहन क्या था, मोहन जो था पंडित ब्राह्मण उच्च कुलीन वर्ग का था, जो शुरू से ही जातिगत भिन्नता जो उसके मन में बैठ गई थी। इसी कारण क्या करता था, उससे हमेशा स्नेह रखता था, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रखता था। उसके प्रति हमेशा स्नेह और प्रेम का भाव और आदर का भाव, सम्मान का भाव रखता था। समझा, बल्कि इसे मोहन का अधिकारी आदर भाव रखते। इसका कारण एक यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी ही समझता था। क्यों? क्योंकि वह हमेशा त्रिलोकी सिंह मास्टर का हर काम कर देता था, सही उत्तर दे देता था। इसी कारण दंड देने का भी काम किससे करवाते थे? त्रिलोकी सिंह मास्टर जो है मोहन से करवाते थे और कहते थे इसका कान पकड़ो, उसे उठा बैठक लगवा। और धनराम भी इसी की क्लास में बैठता था, तो कई बार ये मोहन के हाथों से धनराम भी दंड पाया था। दंड पाने के बावजूद भी वो उसे ईर्ष्या नहीं होती थी, उसे प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्योंकि बचपन से ही उसके मन में जो जातिगत भिन्नता की भाव बैठ गए थे उसी के कारण। और हमेशा उसे इसका क्या समझता था, इसका अधिकार ही, मोहन को इसका अधिकार ही समझता था। बीच बीच में त्रिलोकी सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक यानी तीसरी कक्षा तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोकी सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, यानी उसे याद ही नहीं हो रहा था, बड़ा कठिन लग रहा था। तैरे एकम तैरे, तैरे दूनी 24। अब देखिए यहाँ ही गलत, सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर और माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोकी सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वालों को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना पड़ता था, यानी जिसके शरीर पे वो छड़ी टूटी थी उसे ही आदेश दिए थे कि दूसरी क्या संटी लेके आ, छड़ी लेके आ। यह उनका अपना सामान्य नियम था। जिस पे टूटती थी छड़ी उसी से फिर दूसरा मंगवाते थे। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरों को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे, घोटा मीन्स रटना, यानी किसी चीज़ को रटना, याद करना बार बार, उसी को कहते हैं। घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब
माँ साहब ने उससे दोबारा पढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर से लड़खड़ा गया था। अब उसे डर हो गया। छुट्टी के वक्त भी उन्होंने पढ़ा सुनाने की बात कह डाली मास्टर साहब, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोकी सिंह ने उसे लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय जुबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दांतियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि पिता ने उसे धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। क्योंकि पिता की शुरू की जो उसकी पैतृक जो व्यवसाय था, यानी वो लोहार का काम, वो शुरू से ही जैसे हो संभाला, पिता ने उस पर बैठाना और उसके कामों में उलझाने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक, यानी हथौड़ा चलाने तक की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपने पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते, वहीं गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। यानी जो भी छड़ मिल जाए, बेत मिल जाए, हत्था किसी चीज़ का मिल जाए, उसी से क्या करते थे, मारने लगते थे। गंगाराम जो वहाँ एक मास्टर थे, वो एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी ये जो थे गंगाराम, इनका क्या थे, इसके पिता थे गंगाराम। और ये जब चल बसे तो क्या हुआ, इनकी विरासत संभाल ली। यानी लोहार का जो दुकान था उन्होंने वो व्यवसाय को किसने, धनराम ने संभाल ली। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम के ऑफर कहने लगे। यानी बैठने की जगह, जो लोहार के जो दुकान में जो बैठने की जगह होती है, जिस पे धौंकने लगाया जाता है, लोहे गर्म किया जाता है, पीटे जाते हैं, तो गंगाराम के गुजर जाने के बाद कब धनराम का वो ऑफर कहने लगा, लोगों को यह भी याद नहीं रहा। यानी पिता के गुजरने के बाद तुरंत इन्होंने उनके कारोबार को संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोकी सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, क्यों, पढ़ने में काफ़ी मेधावी था। और इसी कारण क्या हुआ, 5वीं कक्षा जैसे ही कक्षा पास करने पे मोहन को छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। अब इससे लोगों का और हौसला बढ़ गया, पिता और मास्टर के दोनों के। और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। और कौन, अब उसके पिता जो बंशीधर थे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक यानी पुरोहिताई करना उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के भूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटाए, यानी गरीबी को ख़त्म कर दे, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी, मोहन की, पिता की, कि अब ये पुरतोही छोड़ दे और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। पढ़ने में अच्छा है ही, जिससे यह घर की गरीबी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन इच्छा होने पर भी वे सब कुछ नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि उनके पास धन नहीं था, जिसके कारण वो आगे की पढ़ाई बाहर भेजने के लिए भेजे। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का, यानी विद्या के अनुराग रखने वाले, इच्छा रखने वाले उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के लिए गाँव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पार होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर थी, यानी बहुत काफ़ी था,
और मोहन कुछ घसियारों यानी घास काटने के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकर और पात पतेल आने शुरू यानी पत्ता सत्ता शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अब क्या हुआ, नदी पार करके उनको स्कूल जाना रहता था और आना रहता था। एक बार क्या हुई, नदी उतार पे थी यानी वर्षा होने लगी और एक घसियारों के साथ ही उस पार से इस पार आता था, वहीं एक व्यवस्था कर दिया था, खा पी के स्कूल जाता था। अब ये वर्षा होने के कारण क्या हुआ, नदी उफान पे आ गई, नदी की पानी बढ़ गई और नदी की धारा में क्या हुआ, झाड़ झंकर पेड़ पौधे सब बहने शुरू हो गए और पानी को काट कर क्या किया, घास काटने वाले लोगों ने अपने हंसुए से उसको काट कर दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, किनारे पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, पानी का नदी का पानी नहर की पानी उन तक आ पहुँचा और वो किसी प्रकार कर सकुशल यानी कुशल पूर्वक अपने घर पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना को जब मालूम चला बंशीधर को तो क्या हुआ, वो घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर क्या हो गई, चिंता होने लगी कि फिर आइंदा अगर कभी इस तरह से होगा तो क्या होगा, बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है और मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। इस कारण वे चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ सकेगा। अब देखिए, बिरादरी में अपने ही बिरादरी का एक संपन्न परिवार का एक युवक था रमेश, जो लखनऊ में रहता था, काम करता था, सरकारी नौकरी करता था और उस छुट्टियों में गांव आया था। बातों में बंशीधर ने मनोहर की पढ़ाई की बात उसके संबंध में उनकी चिंता प्रकट की और उन्होंने अब वहाँ अपनी चतुराई दिखाई। क्या चतुराई दिखाई, उसके रखने के आड़ में वे अपने काम सीधा उल्लू सीधा करने के लिए चाहे सहानुभूति के बदले और सुझाव दिया उन्होंने कि अब क्या करना है, लखनऊ मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए, हम लोग 4 लोग रहते हैं, और लोग बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बड़े शहर में रहकर वह मोहन जो है वह अच्छा से पढ़ लिख भी सकेगा। दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 2 ख़त्म करती हूँ। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट मिलती हूँ पार्ट 3 के साथ। दैट्स ऑल।